तो चलो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट नंबर 10 के रीजनिंग के सॉल्यूशन बेस्ट मेथड के साथ। क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए थी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने में, ओवरऑल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रहने चाहिए थे, किस तरह का लेवल था क्वेश्चंस का, वो सब कुछ कवर अप करके मैं अब आपको बताऊंगा। तो सेशन को एंड तक जरूर देखना। जो जो आपको अप्रोचेस फॉलो करनी होती हैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त, उन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा जो कि मैं आपको इस मॉक टेस्ट के अंदर कवर अप करने जा रहा हूं, एज यूजुअल जो भी हम पिछले मॉक टेस्ट में भी डिस्कस करते थे। तो इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है नंबर एनोलॉजी के ऊपर बेस्ड। तो पहले आपको इस क्वेश्चन को 2-3 सेकंड का होल्ड लेते हुए पहले समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये डुएबल हो सकता है आपके लिए फर्स्ट राउंड में या नहीं। जैसे कि पहले पेयर में बात करें तो दूसरी संख्या पहली संख्या से बड़ी है, बट दूसरे पेयर की बात करें तो दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी है। ठीक है, तो यहां पर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं नंबर्स आपको, या सॉल्यूशन थोड़ा ट्रिकी लेवल में जा सकता है। बट अगर आपको नंबर्स का नेचर एक सीक्वेंस में दिखाई दे, जैसे कि यहां पर दूसरी संख्या पहली से बड़ी थी तो इधर भी दूसरी संख्या पहली से बड़ी होनी चाहिए थी, तो हम सेम लॉजिक पे बात कर सकते थे कि मल्टीपल्स बनाने हैं, डिफरेंस लेना है, क्या क्या अप्रोचेस करनी है। तो जब इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाए तो आप डिजिट्स का रेफरेंस लेके चलो। सबसे पहले जैसे कि अगर हम बात करें 738 के अंदर 3 डिजिट है, तो इन डिजिट्स को यूज कर लो। 8 और 7 15 और 3 कितना हो गया 18। तो 738 में क्या है, डिजिट्स का सम क्या है, अंकों का योग 18 बन रहा है। सिमिलरली 8 और 8 16 और 2, यहां पर भी 828 में कितना बन रहा है 18। मतलब के दोनों नंबर्स में सम ऑफ डिजिट्स अंकों का योग दोनों में सेम हुआ। चेक करते हैं यहां पर भी 9 और 1 10 और 8 कितना हो गया 18। तो सिमिलरली 6 और 3 9 और 9 कितना हो गया 18। तो यहां पर सम ऑफ डिजिट्स कितना बनना चाहिए 18 बनना चाहिए। तो आपको डायरेक्टली इसे देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन ही उठा लीजिए। 6 और 2 और 1 8, ये तो होगा ही नहीं। 7 7 14 और 4 18 यहां पर बन रहा है। बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं नंबर से रिलेटेड जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, चाहे मिसिंग नंबर की बात करें, एनोलॉजी की बात करें, ठीक है, करेक्टर पजल की बात करें, ग्रुप एनोलॉजी की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, तो वहां पर पहले 2-3 सेकंड का पोज लेके पहले नंबर्स को जज करो कि वो डुएबल है या नहीं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि नंबर देखा और धड़ल्ले से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पेशेंस के साथ आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमेशा। अगला, वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में है, तो इस क्वेश्चन को आप सेकेंड राउंड के लिए ही छोड़ के चलिए। हम इसे मार्क एज रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि वर्ड का कोड जब भी नंबर की फॉर्म में है तो ये मे बी आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो हमेशा सेकेंड राउंड के लिए इस होल्ड पे रख के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, करेक्टर पजल का क्वेश्चन है। तो यहां पर पहले तो जज कर लेते हैं नंबर्स का सीक्वेंस। तो क्लियरली देखिए हमें पता चल रहा है यहां पर कि जो पहला ग्रुप है उसमें नंबर्स जो हैं असेंडिंग ऑर्डर में है। दूसरी संख्या पहली से बड़ी है, तीसरी संख्या दूसरी से बड़ी है। सिमिलरली यहां पर भी दूसरी संख्या पहली से बड़ी है, तीसरी संख्या दूसरी से बड़ी है। अब जरूरी नहीं है कि हमें पहली ब्रैकेट को ही जज करना है, अब दूसरी ब्रैकेट से भी क्वेश्चन को डायरेक्टली पिक कर सकते थे। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर देखो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, नंबर 125। 123 नहीं दिखना चाहिए, 125 दिखना चाहिए। तो 125 को हमने कनेक्ट किया किससे, ये हो सकता है 5 के क्यूब में 2 माइनस। बट एक चीज और ध्यान देने वाली है, इसको हम 11 का स्क्वायर प्लस 2 भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 123 की जगह या तो आपको 121 दिखना चाहिए था, 125 दिखना चाहिए था। अगर 121 कंसीडर करते हैं तो ये क्या है, ये है 11 के वर्ग में 2 जोड़े गए, या 5 के घन में 2 कम कर दिए गए। सिमिलरली इधर भी देखिए तीसरी संख्या क्या है, ये 4 के घन में 2 जोड़े गए हैं, या 8 के वर्ग में 2 जोड़े गए हैं। अगर हम यहां पर क्यूब कंसीडर करते हैं तो ये 4 के क्यूब में 2 कम होने चाहिए थे ना, अगर ये 5 के क्यूब में 2 कम है। बट इधर तो 4 के क्यूब लेके उसमें 2 जोड़ दिए गए। तो यहां पर आपको स्क्वायर वाला कंसेप्ट ही इमेजिन करना है। जैसे 8 के वर्ग में 2 जोड़े गए, या 11 के वर्ग में 2 जोड़े गए, ये 7 के वर्ग में 2 जोड़े गए, ये क्या है 3 के वर्ग में 2 जोड़े गए। तो संख्याएं कौन कौन सी यूज हुई, 3 7 और 11। 3 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1 और 11 का स्क्वायर -1। सिमिलरली ये क्या बन रहा है फिर, अब यहां पर 27 38 और 66 की बात करें तो सॉरी +2,
-2 नहीं था, +2 था, तो ये 6 नहीं है, ये 3 का नहीं है, फिर ये 2 का होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 होगा। सिमिलरली इधर भी चेक कर लेते हैं, ये 5 के वर्ग में 2 जोड़े गए, ये 6 के वर्ग में 2 जोड़े गए और ये 8 के वर्ग में 2 जोड़े गए। मतलब जो भी नंबर्स यहां पर यूज हो रहे हैं उनके बीच में डिफरेंस है या नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, कैसे भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के थ्रू ही करना है। तो जैसे देख लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 है, ये 9 का स्क्वायर प्लस 2 है और ये क्या है 13 का स्क्वायर प्लस 2, सभी में स्क्वायर करके 2 जोड़ा गया है, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी सभी नंबर्स में देख लीजिए 2 कम कर दीजिए, ये देखो स्क्वायर नहीं बनेगा 2 कम करके, ये 77 में 2 कम करो स्क्वायर नहीं बनेगा, 91 में 2 कम करो स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जितने भी आपके सिंपल लॉजिक वाले नंबर्स हैं जैसे कि प्राइम नंबर, स्क्वायर्स और क्यूब्स, सबसे पहले इनको कंसीडर करना होता है, उनको विजुअलाइज करो। ये नहीं है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग गए फिर आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होता चला जाएगा फिर क्वेश्चन। क्लियर? चलो अगला सीरीज का सवाल है, देखते ही अटेम्प्ट कर सकते हो। अब सिर्फ 4 ही नंबर्स आपको दिए गए हैं, डिफरेंस से किया जा सकता है। पहले देखो आप कहेंगे जी 10 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस आ गया, फिर 12, कोई कॉन्टिन्यूटी तो बन नहीं रही है। बट ध्यान दीजिए ये सारे के सारे नंबर्स आपको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, बट अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 31 के बाद की अभाज्य संख्या आती है 37, बट आपको 37 नहीं, उसके 37 के अगली अभाज्य संख्या दी गई है 41। मतलब हम ये कह सकते हैं ये ऑल्टरनेट प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है, एक एक छोड़ के। अब जैसे 41 के बाद की अभाज्य संख्या क्या होती है 43, 43, बट 43 को स्किप करके अगला प्राइम नंबर दैट इज 47 कंसीडर किया गया। सिमिलरली 59 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 61, बट 61 को हमें अवॉइड करना है, उसका अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा 67। ठीक है, या आप डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू भी पिक कर सकते थे, अगर सारे प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, ये बाकी के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स थे। नेक्स्ट मीनिंगफुल वर्ड से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है CHSL में भी पूछा गया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं अगर आपका इस टॉपिक के ऊपर होल्ड नहीं है। काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हमें तो डिक्शनरी के सारे वर्ड्स आते नहीं है, क्योंकि यहां पर ओवरऑल मीनिंगफुल वर्ड्स की बात की जाती है, ओवरऑल बन कितने रहे हैं। तो चाहे तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी करके चल सकते हैं। तो स्टेटमेंट में देखिए हमें क्या बोला गया था कि आपको कोई मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं, किस किस को यूज करते हुए, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ। ये देखिए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ, OPNE, OPNE। अब इनसे क्या है मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट करने हैं, और कितने क्रिएट किए जा सकते हैं। चलो जी, एक तो आपका वर्ड बन रहा है यहां पर पियोन, एक आपका वर्ड यहां पर बन रहा है ओपन, एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है नोप, ना का मतलब नोप, हम ऐसा भी बोल देते हैं। ठीक है, और एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा पोन। पोन का मतलब होता है फ्राइड ब्रेड को हम बोलते हैं। ठीक है, फ्राइड ब्रेड को क्या बोला जाता है, पोन बोला जाता है। तो यहां पर आपके पास 3 से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका C ऑप्शन। अब देखिए आप में से काफियों ने इसे स्किप कर दिया होगा, या आप में से काफियों ने इसे भी स्किप कर दिया होगा, 2 बना दिए होंगे तो 2 को मार्क कर दिया होगा। तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज तो रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हो सके तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करके चल सकते हैं। गलत होने से तो बेहतर ही है कि इग्नोर कर दो। ठीक है, चलो अगला, ये तो कर लिया होगा, इनकम्प्लीट पैटर्न का क्वेश्चन है ये तो, नॉन वर्बल में, इसमें मैं क्या ही हेल्प कर सकता हूं आपकी। अगला देखिए आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। अगर देखो कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं बन पा रहा इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, तो इसको सेकेंड राउंड में ही लेके चलो। ठीक है, चलो तो फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। क्या कहता, क्या सरकार को घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद कर देना चाहिए? शुड गवर्नमेंट क्लोज डाउन लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? सिचुएशन समझ में आ चुकी होगी कि जितने भी लो सेक्टर एंड पब्लिक लॉस, हाँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, लॉस मेकिंग मतलब जिन भी कंपनीज के अंदर घाटा पड़ रहा है, मतलब वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं, ठीक है, क्या सरकार को उनको बंद कर देना चाहिए? तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, कहता नहीं, बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? सभी कर्मचारी अपनी नौकरी, सुरक्षा और कमाई खो देंगे। ऑब्वियस सी बात है। अब अगर कोई भी
कंपनी बंद होगी तो अकेला ओनर थोड़ा बियर करेगा सारे का सारा लॉस, ठीक है, वो थोड़ा सफर करेगा, साथ के साथ उस कंपनी के अंदर जितने कर्मचारी और एम्प्लॉय हैं उनकी पेट पे भी लात पड़ेगी, रोजी रोटी कहाँ से लाएंगे वो। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर छोड़ दिया चलो किसी और कंपनी में काम कर लेते हैं। ओके, तो जेन्युइन पॉइंट कंसीडर किया जा रहा है। दूसरा, यस इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड द रूल इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, प्रतिस्पर्धी दुनिया में नियम सबसे योग्य का अस्तित्व है, सबसे ज्यादा योग्य का अस्तित्व है, मतलब कि अगर आप परफेक्ट हो तो ही इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर आप एग्जिस्ट कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। अब ये जो है वो जेन्युइन कंडीशन नहीं है, फिटेस्ट वर्ड की बात कही जा रही है, मतलब जो सबसे योग्य होगा उसी को ही वैल्यू दी जाएगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है जब भी आर्ग्यूमेंट के केस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा हो। ये थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री है ना, देखिए एक तरह से, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा हो तो सुपरलेटिव डिग्री के केस में वो निष्कर्ष जो है आपका कभी भी सही नहीं माना जाता। हालांकि ये फ्रेज है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो कहीं ना कहीं सबसे योग्य पर्सन की ही तो बात हो रही है, या सबसे योग्य कंपनी की ही तो बात हो रही है, या सबसे योग्य पैरामीटर की ही तो बात हो रही है, तो वो जो है इस आर्ग्यूमेंट को वीक क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग। ओके, अगला, हाँ जी, सी डी जे, आपको ओड वन आउट यहां पर चूज करना था, फर्स्ट राउंड के अंदर ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3, 4 और 10, दो ऑप्शन उठा लीजिए, ये बन जाएगा 1, 5 और 11, तीसरा 6, 2 और 8। अभी सिर्फ इन्हीं को ट्रीट करो क्योंकि क्लासिफिकेशन का ये ड्रॉबैक है, आपको कम से कम 2 ऑप्शन तो क्रॉस चेक करने ही पड़ते हैं। हाँ जी, 3 से 4, 1 नंबर बढ़े, 4 नंबर बढ़े, 2 4 नंबर कम हो गए। ये तो कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही है, क्या सोचा जा सकता है। 10, 4, 3, 7, 5, 1। एक चीज ध्यान देने वाली है यहां पर, 4 और 3 7 और 10 कितना हो गया, तीनों का सम 17, 5 और 1 6, 6 और 11 कितना हो गया 17, 8 6 14 और 2 कितना हो गया 16। चेक करो फोर्थ में कहीं 17 बन रहा है, 5 3 8, 8 और 9 17, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर है, क्योंकि यहां पर सम ऑफ ऑल द पोजीशन वैल्यूज कितना बन रहा था, 17 बन रहा था, बट तीसरे ऑप्शन के अंदर जो लेटर्स यूज हुए हैं वहां पर पोजीशन वैल्यू का सम 16 बन रहा है। नेक्स्ट, कानपुर इज रिलेटेड टू लेदर, सूरत इज रिलेटेड टू व्हाट। अब देखिए ये आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड था, काफियों को ये आता होगा, जो कानपुर के लोकल रहने वाले होंगे उनको तो पता ही होगा भाई, या नियर बाय जितने भी होंगे कानपुर के। बाकियों की बात करें, अगर अवेयरनेस नहीं है तो ये भी आपका क्वेश्चन स्किप करने वाला हो गया। तो ये रहेगा, सभी के साथ होता है, अगर मैं भी एग्जाम देने जा रहा हूं, कोई ऐसे जरूरी नहीं है जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड, आपको वर्ड एनोलॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे वर्ड्स मुझे भी उनके मीनिंग पता है, मुझे भी ये स्किप करना पड़ सकता है। ओके, तो 30 में से ये मान के चलिएगा 1 और 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऐसे हो सकती है, या तो वो क्वेश्चन आपको आता नहीं होगा, या अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया और गलती से वो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंसीडर करके चलिएगा। तो कानपुर जो है वो फेमस है किसके लिए, लेदर के लिए, तो सूरत जो है वो फेमस है किसके लिए, डायमंड्स के लिए। ठीक है, अगला, इसमें क्या है, ओड वन पेयर ही आपको टारगेट करना था इसमें भी, 14 25 34 49 6400 42 और 64। अब क्लियरली पता चल रहा है कि दूसरा नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है। अगर ये 5 का स्क्वायर है तो 4 और 1 5 बन रहे हैं, ये 10 का स्क्वायर है तो 6 और 4 10 बन रहा है, 7 का स्क्वायर 49, ये 4 और 3 7 बना, फिर यही आंसर होगा, 4 और 2 6, 6 का वर्ग यहां पर 36 होना चाहिए था, बट आपको 64 दिया गया है। नेक्स्ट, एट अ वेडिंग रिसेप्शन, एक शादी के रिसेप्शन में, अ मैन पॉइंटेड टुवर्ड्स द ग्रूम, एक व्यक्ति ने क्या किया, दूल्हे की तरफ इशारा कर दिया, ठीक है, और उसके बारे में क्या बोला, एंड क्लेम्स द ग्रूम, और उसने दूल्हे के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि दूल्हा जो है वो किसी का भाई है, दूल्हा जो है वो किसी का भाई है। अब दूल्हा किसका भाई है वो हमें वो कंसीडर करना है, सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, सन किसने बोला, अ मैन, पुरुष ने बोला कि वो मेरे ग्रैंडफादर के बेटे, ग्रैंडफादर, फादर के भी फादर, ग्रैंडफादर के बेटे का भी जो बेटा है उसका भाई है। हालांकि यहां पर ओनली टर्म्स नहीं गिवन, बट जितना हो सके आपको उतना कॉम्पैक्ट वे में सोचना था। मैं रिपीट कर देता हूं कि जो दूल्हा है, मैंने उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी कि दूल्हा जो है वो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का बेटा जो है
उसके बेटे का भाई है। ओके, तो हमें पूछा क्या गया है, ग्रूम जो है वो मैन से किस प्रकार संबंधित है, वो ग्रूम जो है वो मैन का क्या लगा, भाई लगा। ओके, अगर यहां पर एक और ऑप्शन होता मैन हिमसेल्फ, तो ये क्वेश्चन आपका इग्नोरेबल है। ठीक है, क्योंकि दो दो आंसर हो सकते थे ना, ब्रदर भी हो सकता था, क्या पता आपको यहां पर ऑप्शन अवेलेबल हो मैन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ तो नहीं होगा क्योंकि भाई की बात नहीं, मैन हिमसेल्फ वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ब्रदर ही आंसर आएगा, किसी भी फॉर्म में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो चाहे। नेक्स्ट लेटर सीरीज का केस है, तो सीक्वेंस वाइज देखा जाए, अब देखिए ध्यान से, आपको सीरीज में लेटर्स को इस तरह से पिक करना है ताकि कनेक्शन बन पाए लेटर्स का आपस में। जैसे आपको जी किसके ज्यादा नियर बाय लग रहा है, जेड के ज्यादा नियर बाय है या आई के, ऑब्वियस सी बात है आई के। तो 7 से 9, 2 का इंक्रीमेंट हुआ, ऑल्टरनेट सीरीज हमने पिक की एक छोड़ के, 9 से 2 नंबर बढ़ा दो 11, 11 से 2 बढ़ा दो तो यहां पर क्या आ जाएगा 13। तो आंसर जो है वो एम से शुरू होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा लेटर Z से X की बात करें, 26 से 24 आ गए, 24 से 22 आ गए, 22 से फिर कहां आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, मतलब दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा आपका T। तो ऑल्टरनेट सीरीज के 49 बेस्ड था ये क्वेश्चन। अगला 172 जो है वो रिलेटेड है 958 के साथ, 463 जो है वो रिलेटेड है 1249 के साथ। अब देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, काफी ह्यूज गैप है, तो मल्टीपल के बारे में हम सोच सकते हैं। तो 172 से 958 की अगर हम बात करें तो 5 गुना के करीब है, बट 463 का 5 गुना करेंगे वैल्यू तो 2500 के करीब जाएगी, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। ठीक है, यूनिट प्लेस का रेफरेंस देखें, अगर यहां पर 172 में यूनिट प्लेस इकाई का अंक 2 है तो इधर 8 है, 6 ज्यादा है, 3 है तो ये 9 है, 6 ज्यादा है तो 5 है, तो 5 से 6 ज्यादा, यूनिट प्लेस 1 होना चाहिए, आपको 1 वाले ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम एक बार डिफरेंस लेके देख लेते हैं। तो 958 जो है वो 172 से कितना ज्यादा है, ठीक है 58 172 से कितना ज्यादा है, 8 में 2 कम कर दो 6, 15 में 7 कम करो 8, 8 में 1 कम कर दो 7, 786 ज्यादा है। तो हम ये देखेंगे क्या 1249 463 से 786 ज्यादा है, चेक कर लो, 463 में 786 जोड़ दो, इसी में ही कर देते हैं, ये हो गया 6 और 3 9, यूनिट प्लेस तो 9 बन गया, 8 6 14, 7 4 11 बिल्कुल बन रहा है। तो मतलब यहां पर जो डिफरेंस है वो 786 के बराबर है, दैट्स इट। लक्की नंबर है जिसने भी ये क्वेश्चन सेट किया। तो 225 में 786 जोड़ने हैं आपको, 786 जोड़ने हैं। अब देखो ध्यान से, 7 और 2 9, अगर सैकड़े का अंक में ऐड ऑन करूं, 7 और 2 9, और यूनिट प्लेस में कितना बन जाएगा 225 अगर जोड़ देंगे तो 6 और 5 1, तो ये वाला तो आंसर होने से रहा क्योंकि 900 से ऊपर वैल्यू जा रही है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। कंप्लीट नंबर आपको ऐड करने की नीड नहीं थी, तो इस तरह से आप स्मार्टली भी प्ले कर सकते थे ऑप्शन का रेफरेंस लेते हुए। अगला ये एम्बेडेड फिगर का पार्ट हो चुका होगा आपसे। चलो कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो वही बात आती है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो चाहे तो आप इसे सेकेंड राउंड के लिए कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका इनके ऊपर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा। अब कईयों का लूप होल होता है एजम्पशन, कईयों का लूप होल होता है कोर्स ऑफ एक्शन, कईयों का आर्ग्यूमेंट, किसी का इन्फ्रेंस। तो हर कैंडिडेट का डिफरेंट वीक पॉइंट है, अपने हिसाब से क्वेश्चन को मैनेज करना सीख लो। ओके, जरूरी नहीं है कि हमें ये अटेम्प्ट करना ही करना है, बट इसी बात का ध्यान रखना है, गलत होने से तो बेहतर है आप क्वेश्चन को स्किप ही कर दो, तुक्के तो नहीं बजने चाहिए बिल्कुल भी। तो बोला क्या गया है, कहता स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है कि वो नवनिर्मित फ्लाईओवर ने क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण बढ़ा दिया है। एक नया फ्लाईओवर बना है, ठीक है, शहर के अंदर, तो वहां जो नियर बाय लोग रहते हैं उन्होंने कंप्लेंट किया कि उससे ना नॉइस पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसके ऊपर क्या क्या कार्यवाही लग सकती है, कहता फ्लाईओवर को तुरंत ध्वस्त कर देना चाहिए। अब इतना तो पता था ना, फ्लाईओवर बनेगा तो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आवाजाही बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है शोर बढ़ेगा। तो ये वाला इशू आपको पहले क्रिएट करना चाहिए था कि नहीं भाई यहां से तो शोर बढ़ जाएगा। अब फ्लाईओवर बन गया, उसके बाद कहते हैं कंप्लेंट कर रहे हैं भी शोर बंद हो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि फ्लाईओवर ही सारे का सारा खत्म कर दिया जाए। पहला कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सरकार का पैसा तो लग गया ना। दूसरा, फ्लाईओवर पर शोर कम करने वाले उपाय लागू किए जाने चाहिए, ये बिल्कुल कहा जा सकता है, ठीक है, कि नॉइस रिड्यूसिंग मेजर जो है वो इंप्लीमेंट करने चाहिए। जेन्युइन एक्शन है तो आप फॉलो कीजिए, इसका मतलब ये थोड़ा है कि फ्लाईओवर ही खत्म कर दो सारे का सारा। निवासियों को एक अलग क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए
नहीं, फ्लाईओवर कहता है मैं तो यहीं पर ही रहूंगा, तुम जाओ यहां से, उठो निकलो, मैं तो इधर ही रहूंगा, मैं नया नया आया हूं। जेन्युइन नहीं है ये भी एक्शन, इसलिए सिर्फ और सिर्फ दूसरा एक्शन ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट, फिर से देखिए, वर्ड का कोड नंबर की फॉर्म में है। सेकेंड राउंड के लिए अटेम्प्ट मार्क करके चलते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए जहां पर वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में आ रहा है। एक पहले हमने सेकेंड राउंड के लिए छोड़ा था, एक दूसरा ये हो गया। उसके बाद देखते ही अटेम्प्ट करो। सम कैट्स आर रैट्स, कुछ हिस्सा कैट का रैट बन के बैठे हैं। सभी बैट्स टेबल हैं, इसको साइड कीजिए। सभी रैट बैट हैं, सभी रैट बैट हैं, और सभी बैट जो हैं वो किसका हिस्सा है? टेबल्स का हिस्सा। चलिए, पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कहता है सम कैट्स आर बैट्स, कुछ हिस्सा कैट का बैट है। ये देखिए बिल्कुल है, ये हिस्सा कैट का देखिए बैट का पोर्शन बन के बैठा है, क्योंकि कुछ हिस्सा कैट का रैट के अंदर आ रहा है। जब सारे रैट ही बैट बन चुके हैं तो जो हिस्सा कैट का रैट के अंदर है वो भी तो बैट का ही पार्ट है। डेफिनेटली ट्रू, फर्स्ट वाला तो पक्का सही होगा। ठीक है, चलो उसके बाद, ऑल बैट्स आर रैट्स, क्या सभी बैट रैट का पार्ट है? गलत, सारे रैट बैट के अंदर है, सारा बैट रैट के अंदर थोड़ा आ रहा है। तो आपका ये वाला आंसर तो कैंसिल हो गया, ये वाला आंसर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली चौथे के ऊपर जा सकते हैं। कहता ऑल बैट्स आर कैट्स, सारे बैट्स जो हैं वो कैट्स का पार्ट है। देखिए, क्या सारे बैट कैट के अंदर विजिबल है? ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट वाला तो सही आ रहा है। अब ओनली वन फॉलोज वाला आपको कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है? फर्स्ट के साथ सेकंड नहीं है, सेकंड वाला तो गलत हो गया। फर्स्ट के साथ फोर्थ नहीं जी, फोर्थ वाला भी गलत हो गया। तो इसलिए आपको नन ऑफ दीज ही मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा भी देख लेते हैं। चलो, ऑल टेबल्स आर कैट्स, सारे टेबल कैट का पार्ट है, ये भी गलत है। ठीक है जी, करें मूव अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसको सेकेंड राउंड में सिटिंग अरेंजमेंट है और 11 पर्सन आपको अरेंज करने हैं। चाहे कितने भी इजी लेवल का क्यों ना हो, फिर भी आप रिस्क मत लेना, फीलिंग नहीं लेनी है ज्यादा कि हाँ इजी लेवल का होएगा, कर लेते हैं। सेकेंड राउंड के लिए ही छोड़ के चलो। ठीक है, ऐसे ही आपको माइंडसेट बना के चलना है पहले ही। चलो, ये भी पेपर कटिंग का केस है, हो चुका होगा। चलिए इस पे आ जाते हैं। 196 का रिलेशन पता नहीं किसके साथ है, बट 563 का रिलेशन 196 के साथ है। अब देखिए, यहां पर दूसरी संख्या पहली संख्या से काफी छोटी है। अब यहां पर दूसरी संख्या अगर डिटरमिन करेंगे तो पहली संख्या से छोटी में सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर हम दूसरे एंगल पे देखें, कुछ और कनेक्शन लगा के देखें, तो ये देखिए 196 जो है वो वर्ग है। किसका वर्ग है? 14 का। मतलब दूसरी संख्या वर्ग बन रही है। तो हमें ये ऑप्शन पहले पिक कर लेना है कि किसी ऑप्शन में आपको वर्ग दिया गया है। जी बिल्कुल है, ये देखो दो दो वर्ग दिए गए हैं, दो दो स्क्वायर्स दिए गए हैं। तो हम ये ट्राई कर सकते हैं। अगर इस वाले सेट के अंदर 14 का वर्ग 196 आपको दिया गया है, तो बस ये सोचो ये 14 यहां से क्रिएट हो रहा है। कैसे क्रिएट करेंगे? डिजिट्स का रेफरेंस लेके। 6 और 5 11 और 3 14, बिल्कुल ठीक है। 9 और 6 15 और 1 कितना हो गया? 16। तो 16 का वर्ग 256 ऑप्शन में भी गिवन था। मतलब डिजिट्स वाले क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड किए गए हैं इस सेट के अंदर। चलो, इनमें से आपको यह देखना है कि जो सीरीज का पार्ट नहीं है वो फिगर आउट कीजिए। तो सबसे पहले नंबर को टारगेट कर लो, पहले डिजिट को या नंबर को रेफरेंस दे देते हैं। 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13 होना चाहिए था, इधर 15 आ गया। मतलब 15 आर डी वाला ही गलत होगा, और क्या। आपको बाकी लेटर्स या एलिमेंट्स देखने की भी नीड नहीं थी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अगर आपको इस पे डाउट रहता है कि आप एक्यूरेट नहीं टारगेट कर पाते हैं तो इसको स्किप करना ही बेहतर है। ठीक है, देखो डिसीजन मेकिंग ऐसे आपको बनानी पड़ेगी, रिजिड होना पड़ेगा। मैं बार बार वही चीज बोलता हूं, आप गलतियां मत करो। अगर किसी टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर आप लैक कर रहे हो तो स्किप करना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन के अंदर तुक्का मार दिया, खुद तो वो क्वेश्चन जाएगा, जो सही है ना उसका भी 1/3 ले जाएगा, फिर मान के चलिएगा मेंस के एग्जाम में। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना, लालची भी नहीं बनना। अब जो सिनेरियो आपका है, जैसा माइंडसेट आपका है, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग रहा है तो बाकियों के लिए भी तो ट्रिकी ही होगा। अगर आपके लिए क्वेश्चन आसान है तो बाकियों के लिए भी आसान है। तो कट ऑफ अकॉर्डिंगली आपकी मैनेज होएगी इन दी एंड। ओके, तो यहां पर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हम इस फिगर को स्प्लिट कर लेते हैं 2 पोर्शन के अंदर। ये आपको एंटिटी पता है, इस एंटिटी के अंदर कितने होते हैं हमारे पास? 8 ट्रायंगल्स। 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया? 8। डबल क्यों करते हैं? क्योंकि 2 डायगोनल्स हैं। अब इस वाली एंटिटी की बात करते हैं, ध्यान से समझना।
इस वाली फिगर को अलग कर दो, इसमें कितने हो गए, 1 2 दोनों का जोड़ 3, 3 ये हो गए, चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। ठीक है, तो 8 यहां पर नीचे वाली फिगर में, 5 ऊपर वाली फिगर में आ गए, जो हमने इन्हें दो पोर्शन में डिवाइड किया था। ये हो गए 13 अभी तक हमारे पास ट्रायंगल्स। अब इनकी मर्जिंग शुरू कर देते हैं, मतलब इस वाले पोर्शन को, नीचे वाले पोर्शन को और ऊपर वाले पोर्शन को मर्ज करके देखिए। अगर हम इनको मर्ज करेंगे, एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, तो दो ये हो गए, 8 और 5 13 और 2 कितने हो गए, 15। और एक ट्रायंगल देखो बड़ी सी यहां पर भी बन रही है, 15 और 1 कितने हो गए, 16। इसके अलावा कोई भी और ट्रायंगल क्रिएट नहीं हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते ही अटेम्प्ट करना है ब्लड रिलेशन। कहता P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। P जो है वो भाई है, किस किस का भाई है, Q और R दोनों का। उसके बाद S इज R's मदर, S जो है वो R की माता है। T इज P's फादर, T जो है वो P का पिता है। अब ध्यान से सुनिए, अगर S R की मदर है तो वो तो P की भी मदर हुई, तो मतलब अगर P S जो है वो P की मदर है, T P का फादर है, तो T और S कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ। तो हमें यह बताना था कौन सा निम्न में से सही नहीं हो सकता, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। कहता टी इज क्यूज फादर, टी क्यू का पिता है, ये तो सही है। एस जो है वो पी की मदर है, ये भी बिल्कुल सही है। पी इज एस सन, पी जो है वो एस का बेटा है, बिल्कुल सही है। तो यही वाला गलत होगा और क्या। कहता क्यू इज टी इज सन, क्यू टी का सन है, नहीं, डॉटर भी तो हो सकती है, और हमें डेफिनेटली ट्रू बताना था। ठीक है, या डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ये निश्चित रूप से सही नहीं है, क्योंकि क्यू का हमें जेंडर नहीं कंफर्म था। अगला सीरीज को कंप्लीट करना है, रोमन नंबर्स दिए गए हैं, तो यहां पर क्या क्या नंबर्स हैं, इनको इजी बना सकते हैं आप। 5 8, 8 के बाद क्या दिया गया है, 11, 11 के बाद 10 और 4 14, ये तो 3 3 का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो 14 और 3 कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है, 3 3 का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो 17 आपको ये दिया गया है डी ऑप्शन के अंदर। मिरर इमेज का केस है, हो गया होगा ये भी। चलो नेक्स्ट देखिए, मिसिंग टर्म आपको टारगेट करनी है। अब ये देखिए 3 5, 5 के बाद 5 रिपीट हो गया, 5 के बाद 19, ये देखो जिगजैग पैटर्न चल रहा है। जब भी इस तरह का जिगजैग पैटर्न आए, ऐसा जिगजैग पैटर्न वैसे लेटर्स के केस में भी आता है, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल की थी, एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन आया था ना, वो भी जिगजैग सीक्वेंस ही था, बट वहां पर लेटर्स को कंपेयर आप इजीली नहीं कर पाओगे, इसलिए नंबर इजीली जज हो जाते हैं, तो यहां पर हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो नंबर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, नंबर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों नंबर्स को छोड़ दो अभी के लिए फिलहाल। 5 देखो किसके ज्यादा नियर बाय है, ये देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, बट हमें तो ये वाला नंबर टारगेट करना था। ठीक है, तो यहां पर आइए, 19 और 41 में कितने का अंतर आ गया, हाँ जी 19 और 41 में 22 का डिफरेंस आ गया। सिमिलरली ऑल्टरनेट उठा लो, 19 का ऑल्टरनेट कौन है, 5, तो 19 और 5 में कितने का अंतर आ गया, 8 का अंतर, सॉरी 14 का अंतर आ गया। यहां 14 का अंतर है, यहां 22 का अंतर है, तो 14 और 22 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। तो हम यहां पर हिट एंड ट्राई लगा के चलेंगे कि 22 जो है 14 से 8 ज्यादा है, सिमिलरली 22 से 8 ज्यादा क्या होगा, 30 होगा, तो इन दोनों संख्याओं में 30 का अंतर होगा, तो 41 में 30 जोड़ दो, 71 आपको ऑप्शन में गिवन था। अगर हिट एंड ट्रायल अगर आप लगा के भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद सीरीज का पार्ट है, ये भी बहुत इजी लेवल का था। ये वाला सर्कल से आप रेफरेंस लेके चल सकते थे कि जो खाली एरिया है वो सबसे पहले साउथ में है, फिर वेस्ट में हो गया, फिर नॉर्थ में हो गया, फिर ईस्ट, फिर साउथ होगा। साउथ में होगा मतलब आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट। फिर आपको ये शेडेड रीजन की आपको कॉन्टिन्यूटी देखनी थी। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था ये सीरीज का। सेकेंड राउंड डाटा सफिशिएंसी, कभी भी फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट मत करो, सेकेंड राउंड के लिए छोड़ के चलो। नेक्स्ट, नेशन का कोड गिवन है एक तरह से और हंगरी का कोड डिटरमिन करना है। तो ध्यान दीजिए, नेशन का जो भी एक कोड दिया गया है उसमें लेटर सेम है, तो जब भी लेटर सिमिलर अवेलेबल हो तो हम उनमें शफलिंग देखते हैं। जैसे कि इसका कोड क्या दिया गया है, ANTINO, कुछ नहीं है, सिर्फ पहले दो और आखिरी दो लेटर्स शफल हो रखे हैं, दैट्स इट। तो इसी तरह HU का क्या बन जाएगा, UH, U के बाद H आना चाहिए था, एक ही ऑप्शन में गिवन है, फिर ये आंसर हो गया और क्या। ठीक है, अगला सीरीज का ओड फिगर आपको टारगेट करनी थी। 5 फिगर्स दी गई हैं,
डिफरेंट आपको टारगेट करनी थी क्या है। अब इनके बीच वाला एलिमेंट आपको विजिबल हो रहा है, ये इनके बीच वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको टारगेट करो, बाकी ठीक है। हाँ, अब इसके बीच का और इसके बीच का पैटर्न जो है वो अलग है, बट ये वाला पैटर्न यहां आया और ये वाला, मतलब बीच वाले ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना। ये देखो, अगर एक ऐसा होता बाकी 4 सिमिलर होते तो हम टारगेट कर लेते। फिर बाहर वाले ऑब्जेक्ट को टारगेट करें। ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, बाहर वाला जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये देखो, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये देखो यहां पर डायरेक्शन सेम है बाहर वाले ऑब्जेक्ट की, इधर भी एक दूसरे की मिरर इमेज है, मतलब ये वाली आकृति जो है वो डिफरेंट है। अब ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये देखो ए ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब हमें अटेम्प्ट करने हैं जो हमने क्वेश्चन को स्किप किया था। तो पहला क्वेश्चन हमने कोडिंग डिकोडिंग का स्किप किया था, जिसमें सिन का कोड है 6, कोस का कोड है 10, तो tan का कोड बताना था। अब सिन में भी कोस में भी नंबर ऑफ लेटर्स तो कॉमन है, फिर दोनों का कोड क्यों वेरी कर रहा है, एक का 6 है तो 10 है, तो कोई भी उठा लीजिए। जैसे सिन का कोड हम उठा लेते हैं। सबसे पहला टारगेट क्या है, एक्चुअल पोजीशन वैल्यू 19 और 9 कितना हो गया हमारे पास 28, 28 और 14 कितना हो गया 42। अब 42 से 6 कैसे बनेगा, हम ये कर सकते हैं 4 और 2 6 बना दो, सम ऑफ डिजिट्स ले लिया हमने। ठीक है, सिमिलरली क्रॉस चेक करते हैं, ये कितना हो गया 3, 15 और 3 18, 18 और 19 कितना हो गया 37, 37 में सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया 10, तो कोस का कोड देखो 10 भी अवेलेबल है। तो इसी तरह हमें tan का निकालना है, 20 और 1 21, 21 और 14 35, तो 35 में डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है जी, चलो इसके अलावा देखिए और कौन सा स्किप किया था हमने, 2 छोड़े थे ना हमने कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस्ड, एक ये तो हो गया था। इसके अलावा सीक्वेंस में ये रहा, अर्निंग का कोड गिवन है, फियर का कोड गिवन है, बिस्लेरी का बताना है। तो फियर का कोड या फियर वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स कम है तो सबसे पहले इसको पिक कर लेते हैं। तो फियर का कोड हमारे पास कितना है 6, तो यहां पर भी वही अप्रोच लगा के चलो, 6 5 1 18, 18 और 6 24, 24 और 6 कितना हो गया 30। अब 30 को 5 से डिवाइड किया गया है तभी 6 आएगा। ठीक है, चलो एयरिंग का कोड निकाल लेते हैं। हाँ जी, एयरिंग का कोड। अब एयरिंग में देखिए 5 और 1 6, 6 और 18 24, 24 और 9 33, 33 और 14 33 और 14 हो गया 47 और 7, 47 और 7 हो गया 54, बट 54 तो 5 का मल्टीपल नहीं है और इसका कोड कितना है 15, तो 15 5 75 के करीब बनना चाहिए था। इसका कोड 6 है और इसका कोड है 15। इस तरह से 6 एक्चुअल पोजीशन, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू आ गई, क्या पता इधर 5 है तो फिर 15 क्यों है। ये हो सकता है, देखिए अगर मैं वोवल को ऐड करूं 5 और 1 6 बना, इधर वोवल कौन कौन से हैं 5 1 6 6 और 9 15, ये हो सकता है। देखो इधर भी वोवल्स का सम 6 बना, इधर वोवल्स को इंक्लूड किया तो इधर सम 15 बना, इधर वोवल को इंक्लूड करें जैसे ये हो गया 9, 9 और 5 14, 14 ऑप्शन में भी गिवन था, तो यहां सिर्फ वोवल्स को कंसीडर किया गया है, दैट्स इट। वोवल्स की पोजीशन वैल्यू को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, उन्हीं को प्रायोरिटी दी गई है और सभी का सम कितना आ रहा है, या वोवल्स की पोजीशन वैल्यू का सम ही आपको आंसर में देना था। सिटिंग अरेंजमेंट कहता 11 फ्रेंड्स हैं, 11 मित्र हैं, सारे के सारे एक रो में बैठे हैं, डायरेक्शन नहीं मेंशन कि नॉर्थ फेसिंग है साउथ फेसिंग है, तो नॉर्थ ही मान के चल लो। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, कहता टी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू। टी जो है वो पी के तत्काल बाईं ओर भी है और यू का दायां तीसरा भी है, तो यू का दायां तीसरा कौन है टी, और टी जो है वो पी के तत्काल बाईं ओर भी बैठा हुआ है। अभी तक के लिए 5 सीट रिजर्व हो चुकी हैं। उसके बाद V इज द नेबर ऑफ M एंड N। V जो है वो M और N दोनों का पड़ोसी है और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S है, मतलब V जो है वो S का बायां तीसरा भी है और V जो है वो M और N दोनों का पड़ोसी भी है। बट कौन कहां पर आएगा कुछ नहीं पता, बट इस चीज को आप कंसीडर करके चल सकते हैं, MVN ये तीनों एक साथ रहेंगे, तो इनको अरेंज करने के लिए 3 कंसेक्यूटिव सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए।
उसके बाद m इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ q, m q का दाईं ओर दूसरा है और q जो है वन ऑफ द एंड्स बैठा है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अब q हमें गिवन है कि वो वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड है। दो केसेस बनेंगे, वो लेफ्ट एंड पे भी आ सकता है, राइट एंड पे भी आ सकता है। राइट एंड पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि m जो है वो q का दायां दूसरा है। अगर m q का दायां दूसरा है तो अगर दाएं छोर पे q को बिठा लेते हैं, फिर दायां दूसरा कहां से आ जाएगा? तो मतलब ये क्या कंक्लूजन निकला कि जो एंड है वो लेफ्ट एंड होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए r इज सिटिंग नेक्स्ट टू p, r p के बगल में है। अब p के बगल में तो एक ही सीट है तो r यहां पर आ गया। उसके बाद एंड p इज सेकेंड टू द राइट ऑफ o, p o का दायां दूसरा है तो o यहां लेना होगा, तभी उसके दाईं और दूसरे प्लेस पे p अवेलेबल है। चलो हमें बताना था रो के सेंटर में कौन बैठा हुआ है। अब ये सारी की सारी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, कोई कनेक्शन बन रहा है? अब Q अगर लेफ्ट एंड पे है और V S का सेकंड लेफ्ट है, कोई स्किप तो नहीं कर दिया हमने? T इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P एंड थर्ड टू द राइट ऑफ U। ठीक है, V इज द नेबर ऑफ M and N एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। कनेक्शन नहीं बन रहे भाई। M इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q, M Q का दायां दूसरा है और Q जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है तो वो लेफ्ट एंड पे होगा। R इज सेकंड नेक्स्ट टू राइट ऑफ P, R P के बगल में है एंड P जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ O है। इस इंफॉर्मेशन को पिक करें एक सेकंड के लिए। अगर Q एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बिठा देते हैं, उसका सेकंड राइट कौन है? M। तो M जो है वो किस किस का पड़ोसी है? सॉरी, V जो है वो M और N का पड़ोसी है, तो हमें V यहां लेना होगा, N यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और V जो है वो S का थर्ड लेफ्ट है। अगर V S का थर्ड लेफ्ट है तो S यहां पर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर Q एक्सट्रीम लेफ्ट पे था तो बाकी 10% इस तरफ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपको इस चीज को पकड़ना है। ये देखो, हमने एक केस ये सोल्व किया हुआ था जिसमें OTPR एक साथ बैठे हैं, तो इन तीनों चारों को अरेंज करने के लिए ये 4 सीट्स हैं OTPR। ध्यान से देखिए, O का सेकंड लेफ्ट U आया था तो इधर O का सेकंड लेफ्ट U, तो सेंटर में U ही आएगा। आपको सेंटर वाला पर्सन चाहिए था ना, तो सेंटर में कौन सा पर्सन बैठा है? U। आपको देखो किस तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना के दिया गया है। एक केस ये सॉल्व करके देखा, एक केस हमने ये वाला सॉल्व करके देखा, फिर दोनों को मर्ज कर दिया, डेटा सफिशिएंसी वाली कंडीशन बन गई। देखो ठीक है, चलो और कौन सा क्वेश्चन स्किप किया था हमने? हाँ, डेटा सफिशिएंसी का ही स्किप किया था, बाकी तो सारे हो ही चुके हैं। आ जाइए, कितने पर्सन है? 6। सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, केंद्र की तरफ सभी का फेस है। हमें बताना था ई के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। चलो पहली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ई का तत्काल बायां, ये चेक करना था कौन बैठा हुआ है। पहला इंफॉर्मेशन, ए सिट्स सेकंड द राइट ऑफ ई। ए जो है वो ई के दाईं ओर दूसरे प्लेस पे है, टुवर्ड्स द सेंटर। दायां दूसरा कौन बन गया? ए। एक पर्सन बैठा है ए और सी में, अगर ए और सी के बीच में एक पर्सन है तो सी यहां पर लेना पड़ेगा। एफ सिट्स टू द ये क्या था? ये तो एरर आ गया स्टेटमेंट में। लेट मी चेक, एफ कहां बैठा है भाई? एक्चुअल फाइल उठा लूं मैं, टाइपिंग एरर है। अब ये भी नहीं पता आपको दिया गया था या नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में। एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये हमारे टाइपिस्ट से गलती हुई है, ये इमीडिएट राइट है, इमीडिएट राइट ऑफ सी, तत्काल दाईं ओर। एफ जो है वो सी के तत्काल दाईं ओर है, एफ यहां पर आ जाएगा। अगर एफ यहां पर है तो क्लियरली पता चल गया ई के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? एफ। तो पहले से आपका आंसर आ गया क्वेश्चन का। दूसरी इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं अब। चलिए, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कहती है? डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। डी ई का बायां तीसरा है, मतलब डी और ई एक दूसरे के आमने सामने है। एक ही पर्सन बैठा है डी और बी में, अगर डी और बी में एक पर्सन है तो बी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ये इमीडिएट राइट इधर लग गया, ये वाला इमीडिएट राइट इधर लग गया, इसको भी चेक करना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए, हाँ यही है, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी।
अगर ए बी के तत्काल दाईं ओर है तो बी हम यहां नहीं ले सकते, बी यहां लेना होगा, तत्काल दाईं ओर यहां पर कौन आ गया ए। अब देखो दो ही पर्सन बचे, एक सी और एफ, हमें कैसे पता चलेगा ई के तत्काल बाईं ओर सी ने आना है या एफ ने आना है? तो दूसरे में इतना डाटा सफिशिएंट नहीं था जो क्वेश्चन का आंसर दे पाए, इसलिए आंसर क्या रहेगा, डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो दैट्स इट। कैसी लगी है एक्सप्लेनेशन प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं और कितने आपने उनमें से करेक्ट किए हैं क्वेश्चन, वो जरूर बताइएगा। उसके बाद फिर फीडबैक जरूर देना है कि जैसे हम अप्रोचेज आपको बता रहे हैं और आप उन्हें अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं उससे आपका बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसे जरूर मेंशन करके बताइएगा जितने अटेम्प्ट हैं और उनमें से जितने करेक्ट हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, अटेम्प्ट और करेक्ट क्वेश्चन के बारे में बताना है। अगर आपने 27 किए हैं और उसमें से 26 सही हैं तो 26 आउट ऑफ 27 ऐसे बोलना है। ठीक है, बाकी अच्छा लेवल था क्वेश्चन का आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जरूर थे मैं ये कहूंगा, तो कम से कम 26 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होने चाहिए थे इस वाले सेट के अंदर। चलो इस सेशन में अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे फिर अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। टेक केयर।